हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ पहले एक वेंजू का पार्ट शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ वांगचन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा यहाँ पर विंग होता है ना, वो मोस्टली जो था वो अपने यहाँ पर बैठने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जो चंचा था ना, वो अपने नए दोस्तों के साथ मोस्टली बिजी रहता था। तो विंग को यहाँ पर कोई और की कंपनी तो नहीं मिलती थी, और लंजा भी ऐसा इंसान था जिसे दूसरों के साथ घूमना ज़्यादा पसंद नहीं था। तो धीरे धीरे उन लोगों की फ्रेंडशिप बिल्ट होने लगी थी, उन दोनों का आना जाना शुरू होने लगा था। और यहाँ पर एक दिन फिर से जो हमारा लंजा होता है ना, वो वेवुशन को अपने बैकयार्ड में जो उसका गार्डन था छोटा सा, उधर ले जाता है। क्योंकि यहाँ पर वेवुशन जो था वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। उस दिन वेवुशन जो था वो आराम से जाकर पीछे बैकयार्ड में बैठा होता है। लवांगजी जो था वो उसे पूछ रहा होता है कि आज तुम क्या करना चाहोगे। यहाँ पर जो हमारा वेवुशन था वो अपने साथ पेपर, इंक और ब्रश लेके गया हुआ था। वो कहता है कि आज मैं अपनी मदर फादर को इमेजिन करके उनकी और अपनी एक छोटी सी फ़ोटो बनाना चाहूँगा। यहाँ पर वेवुशन जो था वो चित्रकला में वैसे भी काफ़ी अच्छा था, तो वो यहाँ पर अपनी मदर और फादर को ड्रॉ करने लगता है अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग पे। उसके मदर फादर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल लग रहे थे। वो अपनी मदर को सोचता है कि अगर वो यंग होंगी तो कैसी दिखती होंगी, और यही सोच के वो उन्हें ड्रॉ करने लगा था। वो उन्हें ड्रॉ करे जा रहा था। और यहाँ पर मैडम लैन भी जो थी वो की यहाँ पर चलते चलते आ जाती हैं। यहाँ पर वो वांगजी से पूछती हैं, वांगजी उन्हें वो करता है खड़े होकर, वेवुशन भी उन्हें वो करता है। उसके बाद वो उनके पास आके बैठ जाती हैं। वो देखती हैं एक छोटा सा रैबिट होता है जो कि यहाँ पर वेवुशन के कभी सिर पे कूद रहा था, कभी गोदी में कूद रहा था, और कभी कुछ कर रहा था। यहाँ पर वेवुशन उस छोटे से लिटिल रैबिट के फर पे सहलाने लगता है, और यहाँ पर फिर से वो पेंटिंग बनाने लगता है। तो मैडम लैन कहती हैं, तुम किसकी पेंटिंग कर रही हो? तो वेवुशन अपने इशारों से बताता है कि मैं अपने माता पिता की पेंटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैडम लैन कहती हैं, ज़रूर तुम उन्हें बनाओ, फिर उसके बाद मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। फिर वो वांगजी से कहती हैं, वांगजी तुम यहाँ पर विंग को कैसे लेके आए हो? तुम अपने इस गार्डन में किसी को इतनी जल्दी आने नहीं देते। तो वो बताता है कि विंग अक्सर यहाँ पर बोर होता रहता है, अक्सर वो बैठा रहता है और अपने भाई का इंतज़ार करता रहता है। और वांगजी को ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा खलती थी, उसे बहुत अजीब लगता था। उसे हमेशा ये चीज़ बहुत अजीब लगा करती थी कि विंग जो है वो अकेला एक जगह बैठा बोर होता रहता है, और उसका भाई आजकल उस पर, मतलब उसका जो फियोंसे है, सॉरी, वो आजकल उस पर ध्यान नहीं देता। विंग जो है उसके पैर में भी लगी हुई थी, तो वो इधर उधर घूम नहीं सकता था। यहाँ पर वांगजी जो था वो विंग को धीरे धीरे कंपनी देने लगा, उसे क्लास में भी लेके जाने लगा था और क्लास से लाने भी लगा था। मैडम लैन को लगता था कि फाइनली वांगजी की ज़िंदगी में फिर से एक चेयरअप हुआ है। उन्हें एक किस्सा याद आता है कि किस तरह से बचपन में एक उसके सामने भी एक म्यूट बॉय आया था, जिसे वांगजी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। वांगजी उससे खेलने के लिए कहता था और बार बार उसे अपना दोस्त बनने के लिए इंसिस्ट करता था। उस किस्से को रिमाइंड करके उनके मन में हंसी आ जाती है कि वो बच्चा भी कितना क्यूट था, और वांगजी को फ़िलहाल अभी भी एक म्यूट बॉय से ही फिर से दोस्ती करनी है, फिर से उसके साथ रहना है। यहाँ पर वो जब वेवुशन के पास आती हैं, वेवुशन ड्राइंग करके यहाँ पर हटता है, और उसके बाद अपनी उंगलियों को चटकाता हुआ यहाँ पर वो उबासी लेने लगता है, और उसके बाद अपनी अंगड़ाई ले रहा होता है। तभी यहाँ पर मैडम लैन आकर कहती हैं कि क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग देख सकती हूँ? जब उनकी नज़र एक ड्राइंग पे जाती है तो वो हक्के बक्के रह जाती है। यहाँ पर वेवुशन ने अपने माता पिता को ड्रॉ किया था, जिनमें से फैमिलियर जो फेस था उसने कभी देखा है। ये सारी की सारा जो फेस था उसकी मदर का और उसके अंकल, मतलब उसके फादर का, वेवुशन के, यहाँ पर उन्होंने देखा था। और वो कहती हैं, कांगसे सरन, वेवुशन, क्या तुम्हारी मदर कांगसे सरन है? यहाँ पर वेवुशन हैरान हो जाता है और इशारों में उनसे पूछता है कि आपको कैसे पता? यहाँ पर वो हैरान थी कि ये बच्चा वही है जो एक टाइम पे लंचा जिसके साथ खेलने की जिद किया करता था। वो हैरान होती है डेस्टिनी पे, और उनकी हंसी निकल जाती है, और वो कहती है, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि कांगसे सरन का ही बच्चा था जिसका नाम विंग था, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल सा बच्चा था, डरा सहमा सा रहने वाला बच्चा था। और वांगजी उससे तब भी इंसिस्ट किया करता था अपने साथ खेलने की, अपना दोस्त बनाने की, और अभी भी वांगजी यहाँ पर विंग के साथ ही सारा वक्त बिताता है। विंग को ही बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, विंग के लिए खाना लेके जाता है, विंग के पाँव में लगी हुई है तो उसे सारी जगह घुमाता भी है। इवन कभी कभी तो वो विंग को अपनी पद्दी चढ़ने के लिए भी ऑफर कर देता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए विंग के पाँव में लगी है तो वो विंग को ज़्यादा तंग नहीं करता, बल्कि विंग को अपने बाहों में भरकर उठाना ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। यहाँ पर वो लोग बहुत हैरान थे, मतलब उसकी मॉम को यकीन नहीं आ रहा था ये डेस्टिनी कैसी है ना, इन दोनों को फिर से मिलाती है इतने सालों बाद। बट फ़र्क इतना है कि अब वांगजी जो है वो
यहाँ पर विंग को उस नज़र से नहीं देख रहा, उस पैशनेट नज़र से जितना वो बचपन में देखा करता था। वो यहाँ पर वांगची को टीज़ करती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है विंग, तुम जब बहुत छोटे थे ना तब तुम हमारे यहाँ पर आए थे और वांगची उस समय तुमसे दोस्ती करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इवन वो बार बार मुझसे कह भी रहा था कि मम्मा मुझे इसका दोस्त बनना है। मुझे नहीं पता था कि बड़े होने के बाद तुम दोनों सच में दोस्त बन जाओगे। ये सुनने के बाद वांगची, जिसके कान लाल होने लगते हैं और विंग को भी बहुत अजीब सा फील होता है, विंग को भी बहुत शर्म आ रही होती है, उसके चीक्स लाल हो जाते हैं और उसकी मदर हंसते हुए कहती हैं, तुम दोनों ऐसे लाल हो रहे हो जैसे तुम्हारी शादी की बात की गई हो। यहाँ पर वांगची कहता है, मदर। विंग यहाँ पर शर्माता है, लेकिन वो उठ के जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी गोद में आकर यहाँ पर एक छोटा सा खरगोश डांस करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है और विंग भी उसके फर को यहाँ पर प्यार से सहलाने लगता है। यहाँ पर मैडम लैन जो थी वो विंग की तरफ आती हैं, विंग के चीक्स को वो आराम से पुल करती हैं और उसके बाद विंग की तरफ देखती हैं, जो कि बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, बहुत चाइल्डिश सा था। यहाँ पर वो उसके सिर को सहलाती हैं और कहती हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वही कांगसे के बेटे हो और वी चांगसे के बेटे हो। एक टाइम पे वो लोग यहाँ पर आए थे, तुम्हारे मदर फादर को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। कितनी लकी है वो, सारी जगह घूमती है, मैं इधर ही रहती हूँ और देखो यहाँ पर लोगों से ना मिलने की वजह से मेरी तो याददाश्त ही धुंधली हो गई है। शायद मेरी अकल पे थोड़े पर्दे पड़ गए हैं। जब इंसान बाहर जाता है, 100 लोगों से मिलता है, 100 जगह घूमता है, 100 नई यादें बनाता है, 100 नई स्टोरियाँ सुनता है, 100 नए लोगों के इमोशंस को देखता है, तो शायद उसकी जो मेमोरी है वो लाइवलीहुड के साथ बहुत ज़िंदी रहती है। लेकिन जब एक इंसान एक कमरे में या एक जगह पर पड़ा रहता है तो उसकी धीरे धीरे मेमोरीज फेड होने लगती हैं, उसकी ज़िंदगी भी नीरस होने लगती है। और मैडम लैन को लग रहा था कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा नीरस है, मतलब उसमें ना ही कोई शोर शराबा है, ना ही कोई हलचल है और ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अच्छा टाइम था वो सिर्फ एक घर जेंशियल हाउस में रहकर बिता दिया। यहाँ पर वो विंग को एडमायर कर रही थी कि विंग के पेरेंट्स कितना घूमते हैं। विंग यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी अपनी मोटी मोटी आंखों से देखता है और कहता है, मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। इसलिए वो इशारों में बोल रहा था, मुझे उनकी बहुत याद आती है। और मदर फादर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझसे शायद जल्दी ही गूसू में मिलने आएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था विंग। लंजा भी यहाँ पर बैठा हुआ था। लंजा देख रहा था कि उसकी मदर विंग की बातों को, उसके इशारों को समझती हैं। पहले तो लंजा पहले शॉक्ड होता था, फिर वो धीरे धीरे अपनी मदर को बोलता है कि मुझे भी ये साइन लैंग्वेज सीखनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगी। उसकी मदर समझती हैं कि विंग के लिए लंजा के लिए विंग कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए लंजा के लिए विंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे यीलिंग पैट्रियार्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो यीलिंग पैट्रियार्क के क्लोज जाना चाहता है विंग के क्लोज जाने से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस यीलिंग पैट्रियार्क को वो अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन करता है, एक अल्फ़ा मानता है, अपना गुरु मान चुका है, वो उसी के सामने बैठा हुआ है, मासूम सा, प्यारा सा, कुछ ना बोलने वाला और हमेशा मुस्कुराने वाला विंग ही उसका यीलिंग पैट्रियार्क है। यहाँ पर लंजा जो था उसे सीक्रेटली हर दिन हीलिंग लाउसी के कुछ ना कुछ आर्टिकल विंग से मिलते थे। लंजा अक्सर कहा करता था कि तुम एक एक करके क्यों देते हो, मुझे सारे आर्टिकल क्यों नहीं दे देते। तो विंग कहता था क्योंकि मैं उनका डिसाइपल हूँ और उन्होंने मुझे जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया है मैं वैसे ही काम करूँगा। विंग जो था वो झूठ बोल रहा था। वो डेली लंजा के लिए कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर करता था। जिस तरह से लंजा उसके खाली टाइम में उसकी मदद करता था, उसका टाइम पास भी किया करता था और यहाँ पर उसके जितनी भी ज़रूरत का सामान होते थे उसमें सारी चीज़ों में हेल्प भी करने लगा था। विंग यहाँ पर जंक्शा से ज़्यादा लंजा से क्लोज होने लगा था। धीरे धीरे उसे ऐसा फील होने लगा था कि सिबलिंग और पक्के दोस्तों से भी हटकर एक दुनिया होती है जहाँ पर विंग के मन में लंजा बहुत खास होने लगा था। विंग के मन में अब लंजा के लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगा था। बट उसे एक चीज़ से डर लगता था, उसकी म्यूट बॉय होने से, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था और उसे ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं अधूरा है और लंजा ऐसे अधूरे इंसान को क्यों चूज़ करेगा। यहाँ पर कभी कभी उसकी स्माइल बहुत पेनफुल होती थी जब वो खुद में कमी ढूंढ कर अपने आप को लंजा के लिए कहीं ना कहीं खुद ही रिजेक्ट कर देता था, ये सोच के कि मैं अपूर्ण हूँ और मुझे लंजा शायद कभी नहीं अपनाएगा। ये सोचकर वो बिना लंजा से इस बारे में डिस्कस किए खुद ही सोच लेता था कि एक दिन उसे रिजेक्ट होना ही है, तो उसे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर लंजा जो था वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता था। उसके लिए विंग बहुत टैलेंटेड इंसान है, जिसे सारी चीज़ें आती हैं, जिसे ड्राइंग आती है, जिसे शेर व शायरी आती है। यीलिंग लाउसी का सबसे अच्छा जो डिसाइपल है वो उसकी भी राइटिंग और उसकी भी शायरी, उसकी भी पोइट्री दिल को छू लेने वाली है, मन मोहक करने वाली है। और यीलिंग जो हमारा विवशन है ना, वो यीलिंग पैट्रियार्क का इतना ट्रू
डिसाइपल है उसके नज़रिए में कि वो यहाँ पर सारी चीज़ों को एडमायर करता है, उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करता है और दोनों का राइटिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कभी कभी लंजा को जेलस फील होता था कि काश उसके पास भी वो स्किल होते जो कि विंग के पास है। यहाँ पर एक दिन लंजा कहता है, मुझे एक मास्टरपीस बनाना है यीलिंग लाउसी के लिए, मैं एक गाना लिखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग यहाँ पर अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे देख रहा होता है। यहाँ पर पहले उसे हंसी आ जाती है। लंजा कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? विंग यहाँ पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो अपने लिए ही लंजा से के मुँह से ये सुनने वाला है कि उससे हीलिंग लाउसी के लिए एक गाना लिखना है। विंग यहाँ पर मन में सोचता है कि जब तुम्हें पता चलेगा तो क्या तुम्हें गुस्सा आएगा, क्या तुम मुझसे बात करनी छोड़ दोगे? वो मन ही मन ये सारी चीज़ें सोचता है। क्या तुम मुझसे सच में नाते तोड़ दोगे? क्या तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? खैर जो भी होगा, मैं सारी चीज़ों को अपने ऊपर ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार हूँ, बट आई होप हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे लंजा। यहाँ पर उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। लंजा पूछता है, क्या हुआ? विंग यहाँ पर इशारों में बताता है वो इमोशनल फील कर रहा है। लंजा कहता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने मास्टर को ऐसी ट्रिब्यूट नहीं दी और मैं दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इमोशनल फील हो रहा है। डोंट वरी, हीलिंग लाउसी से मिलने के लिए मैं बेकरार हो रहा हूँ। यहाँ पर वो दोनों बैठकर बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग मिक्स कर लिखते हैं, जिसके लिरिक्स जो थे वो हमारे लंजा ने बहुत बखूबी लिखे थे, लेकिन शब्दों को सिंक्रोनाइज़ करना विंग से अच्छा कोई नहीं जान सकता था क्योंकि वो एक हीलिंग लाउसी था। यहाँ पर वो दोनों मिलके एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग लिखते हैं। यहाँ पर लंजा जो था वो कहता है, क्या तुम इसे परफॉर्म करना चाहोगे? मेरे पास क्यूचिन है, चलो इसे क्यूचिन पे बजा के देखते हैं। तुम फ्लूट बजाते हो ना, क्या तुम फ्लूट बजाओगे? यहाँ पर यीलिंग पेट्रियार्क यानी कि हमारा प्यारा वेवोशियन अपनी फ्लूट निकालता है और कहता है यहाँ पर दोनों के दोनों बड़े ही प्यार से फ्लूट और ग्यूचिन के रिदम में उस गाने को परफॉर्म करते हैं। वो लिटरली एक मास्टरपीस था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। लंजा बहुत खुश था और कहता है, जब तुम वापस जाओगे ना, ये यीलिंग पेट्रियार्क को दे दोगे? विंग जो था वो मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। विंग जो था वो जब वांगजी वहाँ से जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ अपनी मोटी मोटी आंखों से देखने लगता है। वांगजी उससे कहता है, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गए हो? विंग कहता है, कुछ नहीं। वो उससे इशारों में बोलता है कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो क्या तुम माफ़ कर दोगे? वांगजी कहता है, क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मुझे अच्छे से साइन लैंग्वेज नहीं आती, खुल के बोलो। विंग जो है वो उसे अपने पास बुलाता है, बैठाता है और यहाँ पर लिख कर वो उसे पूछता है कि अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं तुमसे कोई झूठ बोलूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? यहाँ पर वांगची कहता है, भाई ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बट डिपेंड करता है कि तुमने मुझसे क्या छुपाया है और क्या झूठ बोला है। वैसे अगर तुमने मुझसे ये झूठ बोला है कि यीलिंग लाउसी को तुम नहीं जानते या तुम उनके डिसाइपल नहीं हो, तो ये बात तो सच नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा राइटिंग स्टाइल उसे काफ़ी मिलता है। उसके अलावा तुम क्या झूठ बोलोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे इंसान हो जो किसी से झूठ बोल सकते हो। यहाँ पर वांगजी जितने इनोसेंटली विंग को जवाब देता है, विंग का दिल उतना ही ज़्यादा मतलब अंदर से ना टूट जाता है। उसे इतना रोना आ रहा होता है ना कि यार वो कैसे लंजा के साथ ऐसे कर सकता है, वो कैसे लंजा से छुपा सकता है। वो इंसान जो कि यीलिंग लाउसी को मिलने के लिए बेकरार है, वो कैसे लंजा को कहे कि मैं ही यीलिंग लाउसी हूँ। यहाँ पर विंग जो था वो दूसरी साइड देखता है, अपने आंसुओं को पोंछता है। लंजा कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा इमोशनल फील क्यों कर रहे हो? विंग यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और फूट फूट के फिर से रोने लग जाता है। तो यहाँ पर लंजा उसे हक कर लेता है। पहली बार एक अल्फा ने उसे इतना ज़्यादा वार्म टच किया था। विंग की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, उसके आंसू और भी ज़्यादा टपक रहे होते हैं। लंजा उसके सिर को सहलाता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मैंने हर्ट कर दिया? देखो अच्छा ठीक है, तुम जो भी झूठ बोलोगे ना मैं माफ़ कर दूंगा, रोना बंद करो। तुम बिना एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? विंग विंग वो यहाँ पर अनकॉन्शियसली विंग के सिर को सहलाता है, उसे और ज़्यादा टाइट हक कर लेता है और विंग के माथे पे भी चूम लेता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था कि लंजा उसे इतना ज़्यादा सूदिंग कर रहा है, बेचारे का जो रोना था वो ही 2 मिनट के लिए बंद हो जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। विंग को एहसास होता है कि वांगजी एक अल्फा है और उसके जो फेरोमोन्स है ना वो कहीं ना कहीं उसे और भी ज़्यादा अरोस्ट करते हैं। यहाँ पर विंग जो था वो थोड़ा सा खुद को पीछे करता है और वांगजी भी पीछे हटता है और कहता है, प्रॉमिस करो तुम बेवजह यूँ नहीं रहोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोते हो, तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। विंग यहाँ पर ऐसे ही लंजा को देख रहा होता है और उसे एक बहुत ज़्यादा पेनफुल स्माइल देता है क्योंकि उसे ना सच में ऐसा लग रहा था वो लंजा के साथ बहुत गलत कर रहा है और मन में उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट भी आ रहा था। यहाँ पर लंजा उसके बालों को सहलाता है और कहता है, पागल हो तुम, क्यों रोते हो? हाँ
इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए हमें रोना चाहिए। हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए रोते हैं ना, तो हम उस चीज़ को भगवान से मांगने लगते हैं और हम उस चीज़ के लिए एक भिखारी की तरह भगवान के सामने रिएक्ट करते हैं। हो सकता है हमारी किस्मत में उससे भी अच्छी चीज़ हो, उससे भी बड़ी चीज़ हो, लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ के पीछे अपना डिग्निटी को गंवा देते हैं। प्लीज़ अपनी डिग्निटी को होल्ड करो, अपनी डिग्निटी को बनाए रखो। डिग्निटी सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। यहाँ पर वो विंग को समझाता है। विंग जो था वो कहता है डोंट वरी, मैं अपनी डिग्निटी को कभी नहीं खोऊंगा और मैं अपनी इंसानियत को भी कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर वो थोड़ा सा शांत होता है। लंजा जो है वो कहता है अच्छा कुछ खाना तो नहीं है, सच सच बताओ, अगर कुछ खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। विंग देख रहा था कि लंजा जो था वो उसे लेकर कितना ज़्यादा केयरिंग है, कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और विंग को रोता हुआ नहीं देख सकता। पूरे टाइम जब जंगछा उसे देखने भी नहीं आया था, अपने नए नए दोस्तों के साथ मगन था, या फिर कहीं नए नए जो उसे प्यूबर्टी किए जा रही थी, उसमें वो विंग से खुद की थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया हुआ था। तब विंग को यहाँ पर हमारे लंजा ने फुल सपोर्ट किया। उसके पैर की चोट के टाइम पे उसे सारे नोट्स बनाना, उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करवाना, उल्टा उसके साथ पूरे टाइम आना ले जाना, सारी चीज़ें लंजा देख रहा था। और विंग ये चीज़ कभी भी भूल नहीं सकता। एक इंसान ने उसकी इतनी मदद की, एक इंसान उसे टाइम पे जब वो अकेला बैठा होता है उसकी मदद भी करता है, उसे बाहर घुमाने भी लेके जाता है। विंग ये चीज़ कैसे डिनाई कर सकता था कि लंजा यहाँ पर एक आगे चल के एक परफेक्ट अल्फा बनेगा, और जिसको भी वो मिलेगा ना वो कितना लकी होगा। और विंग को ऐसा लगता था कि वो लंजा के काबिल नहीं तो शायद वो उसे मिल भी नहीं सकता। उसकी आंखों में और भी ज़्यादा रोना आ जाता था। लेकिन लंजा बार बार कहता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, क्या तुमने आज वाइन पी ली है। विंग मना करता है। लंजा कहता है तुम जल्दी जल्दी अपना पैर ठीक कर लो, क्योंकि मैंने सुना है कि हमें आगे चल के नाइट हंट पे जाना होगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। नाइट हंट पे बहुत सारे राक्षस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं एक्साइटेड करती हैं। मुझे तो बहुत एक्साइटेड करती हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह के ट्रिप पे जाने पे। विंग कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि उसकी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुनता रहता है। यहाँ पर उसका भी अब मन करने लगा था कि जिस तरह से लंजा उस ट्रिप पे जाएगा, वो उसे भी उस नाइट हंट की ट्रिप पे जाना चाहिए, उसे भी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया वो सिर्फ लोटस पेयर में रहने और युनमग में ही इधर उधर घूमने लगा था। उसके अलावा उसने कभी भी यहाँ पर कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं किया। अब उसे एडवेंचर करना था जिससे उसके माता पिता चीज़ों को एंजॉय करते हैं, विंग को भी एंजॉय करके देखना था कि आखिर ऐसा क्या मज़ा आता है जो उसके माता पिता सब कुछ छोड़ छाड़ के इस तरह की एडवेंचर्स पे निकल जाते हैं। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। विंग स्लोली करके 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाता है, और 2 हफ्ते बाद उनको एक नाइट हंट पे जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब वो नाइट हंट पे जाएगा तो उसके साथ क्या क्या बीतेगी, उन्हें कैसे कैसे एक्सपीरियंस होंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच गाइस अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।